हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय इतिहास के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भारत में जो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह आपका मिले हैं मेहरगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेहरगढ़ से जो है कि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, तो इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस युग को जो है कि कैथोलिक युग कहा जाता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ताम्रपाषाण युग। जी हाँ दोस्तों, ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में जो है कि तांबे के औजारों के साथ भी पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता था और उसमें जो है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां उसको कहा जाता था। तो इसको याद रखिएगा, ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग कहते थे, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में जो है मिट्टी के बर्तनों पर जो सामान्यतः रंग का प्रयोग हुआ था वह हुआ था लाल रंग का। जी हाँ दोस्तों, किस रंग का, तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। और हड़प्पा सभ्यता से तो आप जानते हैं कि एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो देखिए, अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की तो यह जो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, किस में पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। क्योंकि देखिए जो यह आपका सिंधु सभ्यता है इसमें जो है कि उस समय क्या हुआ कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। और लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है उसको प्राग ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। और भारतीय इतिहास में जो है वह 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। और सैंधव सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। जी हाँ दोस्तों, इसको क्यों आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि उस समय जो है कि लेखन कला का तो उनको ज्ञान था लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए इसको जो है कि आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। उस समय जो है कि नगर नियोजन उस समय बहुत अच्छा था और वहाँ जो है कि नगर और कस्बों का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। और पक्की ईंट के बनी इमारतों में जो है कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है और अन्नागार है वह प्रमुख है। उनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसमें जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है उसको। और पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें जो हैं वह सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए, अगर हम बात करें वहाँ पर तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वह पक्की ईंट व का इमारत उसमें बना था, यह भी सही है। और वहाँ पर देखिए कला और वास्तुकला का भी उनको ज्ञान था, तो यह भी आपका सही है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो दिया गया है वह दिया गया है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका पूछा गया है
कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो लोथल जो है उसको हम लोग मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोथल जो है वह प्राचीन हड़प्पा जो है यानी कि सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था, जिसे कि मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। और यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है, मतलब इस समय जो गुजरात राज्य है उसमें यह स्थित है। और इसकी पहली खुदाई जो है वह S.R. राव ने की थी। तो इसको याद रखिएगा, इसकी खुदाई किसने किया था? तो S.R. राव ने इसकी खुदाई की थी, तो इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो देखिए अगर हम बात करें हड़प्पा के बंदरगाह की, तो जो लोथल है यह हड़प्पा का एक बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा नगर जो लोथल है यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहाँ से जो है कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी आपको कराया कि हड़प्पा जो है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो है वह लोथल आपका गुजरात में है। देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न को कितनी बार यह घुमा घुमा करके पूछा है। अभी जो पीछे आपको कराया वह एक बार 2011 में पूछा था, उसके पहले 2009 में आपका आया था हड़प्पा से ही, फिर 2022 में आपका इससे प्रश्न आया था। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लोथल को जरूर याद रखिएगा कि लोथल कहाँ पर स्थित है। तो गुजरात राज्य के जो है कि वह आपका वहाँ पर अहमदाबाद जो जिला है उसी के आसपास स्थित है। अगला है आपका कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो देखिए अगर हम बात करें प्रथम मानव जीवाश्म जो है वह भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो वह आपका हुआ था नर्मदा घाटी से। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। इनको आप याद रखिएगा। वहाँ पर कहाँ पर? तो हथनौर जो कि आपका सिंगौर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल जो है वहाँ से प्राप्त हुआ। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता है? तो वह आपका है घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। इसके अलावा उनको जो पता था जैसे बैल हो गया, भेड़ हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, सूअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊँट, तो यह सब उनके प्रमुख जो है कि जानवर थे जिसको कि यह लोग पालते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में उनको पता था और उनको घोड़े के बारे में नहीं पता था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो देखिए अगर हम बात करें बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वह किस शैली में प्राप्त होती है? तो वहाँ पर देखिए कुषाण काल में जो है गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत जो है कि बुद्ध एवं बोधिसत्वों की जो है कि बहुसंख्यक मूर्तियों का जो है कि निर्माण हुआ था। और B.S. अग्रवाल के मतानुसार जो है सर्वप्रथम मथुरा में ही जो है वह बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार अगर हम बात करें तो बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है कि कौशाम्बी में बनी थी, परंतु जो है कि अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है उसका निर्माण का श्रेय जो है वह गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि बुद्ध की जो प्रतिमा है वह कहाँ पर बनी थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वह ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद है। बहुत से लोग जिसको मानते हैं कि मथुरा में बना था B.S. अग्रवाल के अनुसार, और वहीं पर ह्वेनसांग के अनुसार जो है कि इसका कौशाम्बी में बना था, और बहुत से विद्वान इसका जो है कि गांधार कला को देते हैं। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आप इसमें मारिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की जो गांधार शैली है यह किस समय में फली फूली थी? तो यह कुषाणों के समय में फली फूली थी। जी हाँ दोस्तों, किस समय? तो कुषाणों के समय में यह फली फूली थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी?
तो देखिए अगर हम बात करें तो भारत में पहले साम्राज्य की जो स्थापना है यह किस शासक के द्वारा की गई थी, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, पहले साम्राज्य की स्थापना जो है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान की गई थी। तो इनको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन हुआ है। तो वह देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो अशोक की कलिंग विजय का जो उल्लेख है वह अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्बा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा की स्तुति है और वहाँ पर जो है कि यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो यह जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि जो है कि जो कलिंग विजय का वर्णन है वह 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए और वहां से हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही में जो है कि कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक भी दिया जाता है, कोई नई सूचना रहती है तो उसकी जानकारी भी दी जाती है। तो इसलिए जो है कि हमको वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बनावली से। जी हाँ दोस्तों, बनावली से जो है वह टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा में जो है वह आपका जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से जो है कि कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित आपके नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है बीए स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, बीए स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। इसके अलावा जो है कि यह जो आर.डी. बनर्जी हो गए, के.एन. दीक्षित हो गए, एम.एस. वस्त हो गए, यह लोग इससे संबंधित थे। तो इनको याद रखिएगा। यहाँ पर जो है कि कुछ विद्वानों के बारे में आपको बता देते हैं जो कि इससे संबंधित थे। जैसे आपके के.एन. दीक्षित हो गए, अर्नेस्ट मैकेन हो गए, ऑरेल स्टीन हो गए, एन घोष हो गए, जे.पी. जोशी हो गए। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो देखिए बोगज कोई का महत्व क्यों है। तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी तथा देवताओं का वर्णन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही है कि बोगज कोई में जो है जो इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो यह है आपका परुशड़ी नदी। जी हाँ दोस्तों, किस पे, तो परुशड़ी नदी पर जो है कि इसको लड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है कि आपका करीब 2005 के आसपास में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो है कौन सा शहर प्राचीनतम मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक जो वैदिक काल था उस समय कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो वह ऑप्शन आपका है राजगृह। जी हाँ दोस्तों, राजगृह जो है वह आपका प्राचीनतम मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में जो है लोहे का जो प्रयोग शुरू हुआ था यह आपका क्या है, तो यह जो है कि इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती है, कोई अभी तक निश्चित तिथि नहीं पता चल पाया है कि कब से जो है कि लोहे का प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो देखिए अगर हम बात करें प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो कहा जाता था वह क्या कहते थे, तो देखिए इसमें जो है कि दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था और इसमें जो है कि मगध कहीं पर दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो देखिए अगर हम बात करें दूसरी शताब्दी के आसपास जो है संस्कृत के जो शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील और कृत्रिम जलाशय की जो मरम्मत कराई थी वह आपके कराया था रुद्रदामन ने। जी हाँ दोस्तों, किसने, रुद्रदामन ने जो है कि उसका मरम्मत वगैरह कराया था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो देखिए अगर हम बात करें झांसी के पास देवगढ़ का जो मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर जो है से बनी जो मूर्तियां हैं यह आपका किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो यह आपका गुप्त काल के हैं। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल के यह अवशेष हैं, इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का जो मंडल है वह सोम को जो समर्पित है वह आपका 9वां मंडल है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा मंडल है, तो 9वां मंडल ऐसा है जो कि पूर्णतः जो है कि सोम को समर्पित है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और इस वीडियो से आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों हम आगे और भी इतिहास की वीडियो अपलोड करेंगे जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके और आप उसको जो है कि इतिहास से जो भी प्रश्न आए उसको आप अच्छे से कर सकें। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर हमको फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पर जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक शेयर किया जाता है, साथ ही में इस वीडियो का PDF भी दिया जाता है और दूसरी चीज़ कोई इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है तो वह भी बताया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर फॉलो ज़रूर करिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोग बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप आसानी से जो है कि हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलता है अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।